हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 12th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति के आणविक आधार अर्थात मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का जो अध्याय का वीडियो है जिसमें मैंने सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो कंप्लीट चैप्टर का वीडियो आपको ऊपर यहाँ प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, जो आपके लिए काफी सहायक साबित होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं सभी प्रश्न आंसर का सही सही हल जानना, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए अब बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न को नाइट्रोजनीकृत क्षार व न्यूक्लियोटाइड में वर्गीकृत कीजिए। यानी जो नीचे दिया हुआ है इसमें से बताना है कौन नाइट्रोजनकृत क्षार है या नाइट्रोजनी क्षार है और कौन इसमें न्यूक्लियोटाइड है। तो देखिए यहाँ पे है नाइट्रोजनी क्षार, उत्तर में यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार इसमें से कौन कौन से है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजनी क्षार 5 होते हैं। कौन कौन? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एडेनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है और यूरेसिल है। यानी ये ग्वानोसिन है, ग्वानिन होता है, जबकि ग्वानिन इसमें नहीं दिया हुआ है, ये ग्वानोसिन दिया हुआ है। तो इसको छोड़ करके ये यूरेसिल और साइटोसिन, ये ग्वानोसिन छोड़ करके बाकी सब क्या है, नाइट्रोजनी क्षार है। वही देखिए यहाँ पे लिखा है, नाइट्रोजनी क्षार में एडेनिन है, थाइमिन है, यूरेसिल है और साइटोसिन है। जबकि न्यूक्लियोसाइड कौन है, तो न्यूक्लियोसाइड है साइटिडीन और ग्वानोसिन। अच्छा, यहाँ पे साइटिडीन भी था, साइटिडीन और ग्वानोसिन। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन होते हैं, तो ए से दर्शाते हैं एडेनिन, टी से थाइमिन, सी से साइटोसिन, जी से ग्वानोइन और यू से यूरेसिल। ये यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, जबकि ये चारों डीएनए में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी एक कोई द्विरुजुक यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए है, उसमें 20% साइटोसिन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसमें एडेनिन कितना होगा। तो देखिए, आपको पता है कि नियम क्या है। नियम के अनुसार एडेनिन के बराबर थाइमिन होता है और ग्वानिन के बराबर साइटोसिन होता है, क्योंकि एडेनिन डबल बॉन्ड द्वारा जुटा होता है किससे, थाइमिन से, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, क्योंकि इधर ए प्लस जी हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में टी प्लस जी हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है कि साइटोसिन 20% है। इसका मतलब क्या है, ग्वानिन भी 20% ही है, क्योंकि साइटोसिन अगर 20 है तो ग्वानिन कितना होगा, वो भी 20% ही होगा। ठीक है, तो ग्वानिन और साइटोसिन जोड़ दीजिए, ये टोटल हो कितना होगा, 40%। इसका मतलब है कि एडेनिन और थाइमिन कितना होगा, 100 में से 40 घटा दीजिए, टोटल हो गया 60%। 60% मिला करके एडेनिन और थाइमिन दोनों है। अब आपको इसमें बताना है केवल एडेनिन। तो आपको पता है एडेनिन थाइमिन दोनों मिलाकर 60% है और दोनों बराबर बराबर होते हैं, इसलिए एडेनिन बराबर कितना होगा, 60/2 यानी 30% होगा। प्रश्न संख्या 3 है, यदि डीएनए के एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं। ये जो डीएनए का रज्जु है उसका क्रम ऐसे लिखा हुआ है 5' से 3' की ओर। अब क्वेश्चन क्या है, तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5' से 3' की दिशा में लिखें। यानी ये किस दिशा में लिखा हुआ है, ये लिखा है 5' से 3' की ओर। और आपको आंसर में क्या लिखना है, आंसर में भी जो आपको पूरक डीएनए है ना, वो भी 5' से 3' में ही लिखना है। आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है जो डीएनए होता है दो, ऐसे डीएनए के जो दो अनुक्रम होते हैं, अगर एक 5' से ये वाला 3' की ओर है तो दूसरा क्या होगा, 5' से ये 3' में होगा। तो आपको वही करना है, पहले ये 5' से 3' की ओर लिखा है, तो आप पहले 3' से 5' की दिशा में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, ए की जगह पे टी लिखेंगे यानी एडेनिन की जगह पे थाइमिन, ऐसे ही सी की जगह पे जी लिखेंगे। उसी प्रकार इसका उल्टा भी होगा कि टी की जगह पे ए और जी की जगह पे सी लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रज्जु को 3' से 5' की दिशा में लिख लेंगे।
तो लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा करते जाना है। ए की जगह पे टी, टी की जगह पे ए, ऐसे ही जी की जगह पे सी और सी की जगह पे जी, ऐसे ही सबका उल्टा करते चले जाइएगा यहाँ तक। उसके बाद क्या है, अब इसको ये तो 3 डैश से 5 डैश की दिशा में होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5 डैश से 3 डैश की दिशा में लिखना है। तो चलिए 5 डैश से 3 डैश की दिशा में भी लिख देते हैं। अब क्या करना है, बस इसको उल्टा कर देना है, यानी जो इधर जी लास्ट में है ना, है अब इसको एक नंबर पे कर देंगे जी, 2 नंबर पे सी है तो यहाँ पे अब 2 नंबर पे सी लिखेंगे। यहाँ पे इधर से 3, इधर से 3 नंबर पे है तो ए को अब इधर से 3 नंबर पे लिखेंगे, फिर टी को यहाँ पे टी, तो इसको उल्टा करके इधर वाला ले जा करके ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है, यानी कोई अनुलेखन इकाई है जिसमें कूट लेखन का जो रज्जुक है ना उसके क्रम को ऐसे लिखा गया है, तो दूत आरएनए के अनुक्रम को लिखिए। तो आपको क्या करना है कि जो दूत आरएनए है ना उसके अनुक्रम को ही लिखना है। तो चलिए अब इसको समझिए। ये कह रहा है कि आपके पास जो कूटलेखन रज्जुक है ना वो ऐसा है, तो आपको बताना है कि आरएनए का जो अनुक्रम होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर। यदि कूटलेखन रज्जुक के अनुक्रम निम्नवत है, दिया हुआ है कि कूटलेखन रज्जुक का निम्नवत ये है, ये अनुक्रम है। अब आपको पता है कि अनुलेखन के समय आरएनए का निर्माण टेम्पलेट रज्जु से होता है जो कूटलेखन रज्जु का पूरक होता है, अर्थात अर्थ है 3 डैश से 5 डैश वाले टेम्पलेट रज्जु का अनुक्रम होगा। अभी देखिए 5 डैश से 3 डैश में है तो 3 डैश से 5 डैश निकालेंगे, उसके लिए सिंपल सा क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ए की जगह पे टी, टी की जगह पे ए, सी की जगह पे जी की जगह पे सी और सी की जगह पे जी, ऐसे ही ए की जगह पे टी, टी की जगह पे, ऐसे पूरा लिखते चले जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि इस पर बनने वाले एमआरएनए का अनुक्रम होगा। एमआरएनए में क्या होता है, थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। अर्थात एमआरएनए का आपको अनुक्रम निकालने के लिए जहां जहां टी है यानी थायमिन है वहां पे उसे यू यानी यूरेसिल से रिप्लेस कर देना होगा, यानी टी की जगह पे ए लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे थायमिन था टी तो यहाँ पे ए लिख देंगे, फिर टी खोजिए, यहाँ पे टी था तो यहाँ पे भी ए लिख देंगे, जहां जहां टी हो यहाँ पे फिर टी था तो यहाँ पे ए लिख देंगे। अब बाकी सब वही से ही लिखते जाना, जैसे टी के बाद टी की जगह पे ए लिखें, ए की जगह पे यू लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही सी की जगह पे जी लिखें और जहां पे थायमिन के बदले यहाँ पे एडेनिन लिखी है, जहां जहां पे देखिए थायमिन की जगह पे एडेनिन हो गया ना, और एडेनिन की जगह पे क्या होगा, थायमिन होता, टी होता, लेकिन इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूरेसिल कर देंगे। ऐसे इसको उल्टा करके लिखते हुए चले जाना है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं अब 5। प्रश्न संख्या 5 है, डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन और क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं। विल्किंसन और फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन के आंकड़े के आधार पर वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया। कब किया था, 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडली प्रतिरूप यानी द्विकुंडली संरचना का जो मॉडल है उसे प्रस्तुत किया। वाटसन तथा क्रिक के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के मध्य क्षार युग्मन की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। उन्होंने बताया, वाटसन और क्रिक ने, कि दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होते हैं उनके बीच में क्या होता है, क्षार युग्मन होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस कारण एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के क्षार अनुक्रमों का ज्ञान होने पर दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्षार अनुक्रमों का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है उसकी विशेषता ये है कि ये अगर एक इसका एक स्ट्रैंड है तो जो दूसरा स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। अब इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, इसमें जो आप ग्रीन वाले, इसको मैं एक का कलर चेंज करता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक ब्लू वाला था, अगर आपको ब्लू वाले में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के श्रृंखला का क्रम पता है तो आप क्या कर सकते हैं, रेड वाले का भी अनुक्रम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, डीएनए अणु की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं
नए श्रृंखलाओं हेतु टेम्पलेट का कार्य करती है। जो डी याद रखिएगा, जो डीएनए अणु के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है ना, यानी एक तो ये है और एक ये, दो यहाँ पे जो चित्र में दिखाया गया है, दोनों ही क्या करती है, टेम्पलेट का कार्य करती है। टेम्पलेट यानी एक तरह से सांचे का कार्य करते हैं। इसके फलस्वरूप संतति डीएनए का निर्माण होता है, जो कि पैतृक डीएनए जैसा होता है। प्रतिकृति के पूर्ण होने के पश्चात जो डीएनए अणु बनता है, उसमें एक पैतृक व एक नई यानी नई निर्मित पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। द्विगुणित की यह प्रक्रिया अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति कहलाती है। तो वास्तव में क्या हुआ, एक डीएनए से जो दो डीएनए बना, मतलब ये देखिए, ये वाला डीएनए था पूरा, यहाँ चित्र ऐसे देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला पूरा डीएनए का संरचना है। इस तरह से कुछ डीएनए होता है। प्रतिकृति के समय क्या होता है, ये डीएनए खुल जाता है, ऐसे खुल गया है, ये देखिए, ये वाला खुल गया है ना, ये वाला खुल गया इधर, और ये वाला जो था वो इधर। पहले क्या हुआ था, पहले बंधा हुआ था, ये खुल गया। अब क्या करता है कि ये वाला जो है ना, इसको एक कलर बदल देते हैं हम, ठीक है, ये वाला जो था रेड वाला, ये एक अपना अलग एक अलग श्रृंखला बना दिया, अपना एक अलग स्ट्रेन बना दिया, और ये भी एक अलग बना दिया। इस तरह से क्या होगा कि एक नया बनता है, ये देखिए, ये वाला नया वाला है और ये पुराना वाला है, ये नया और ये पुराना। इस तरह से एक जो धागे बनती है वो नया बनता है, एक पुराना बनता है, इसलिए इसे अर्धसंरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या देखते हैं 6। प्रश्न संख्या 6 है, टेम्पलेट डीएनए या आरएनए की रसायन प्रतिकृति व इससे डीएनए या आरएनए संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों की प्रतिकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज के विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए। यानी जो विभिन्न प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज होते हैं उनकी सूची बनाना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए डीएनए टेम्पलेट, यानी डीएनए टेम्पलेट क्या होता है। पहला है पॉलीमरेज, क्या है, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट व प्रोकैरियोट ये दोनों में होता है। दूसरा है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, यह डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होता है। प्रोकैरियोटिक में यह सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन करता है। तो जितने प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं ना, उनमें यही उत्प्रेरित करता है। ठीक है, यूकैरियोट में निम्नलिखित 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। देखिए, ये जो डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज था, ये किसमें था, केवल प्रोकैरियोटिक में था, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जो जीव प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें। जबकि यूकैरियोटिक में कैसा होता है, 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है। पहला है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। पहला देखते हैं, यह राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए को अनुलेखित करता है। दूसरा है 2, यह संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए से एमआरएनए के पूर्ववर्ती विषमांगी केंद्रीय आरएनए अर्थात एमआरएनए के पूर्ववर्ती। जो तीसरा है यह ट्रांसफर आरएनए अर्थात टी का छोटे आरएनए तथा छोटे केंद्रीय आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। यह आरआरएनए तथा एनआरएनए का अनुलेखन करता है। अब देखिए आरआरएनए टेम्पलेट, आरएनए विषाणुओं के प्रतिकृतिकरण आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है। इसमें आरएनए टेम्पलेट के बारे में समझ लीजिए कि जो आरएनए विषाणुओं में प्रतिकृतिकरण होता है, आरएनए विषाणुओं में प्रतिकृतिकरण होता है, वह आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है। ठीक है, आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है। ये जैसे केवल रेट्रोवायरस में सामान्यतः आरएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है। तो याद रखिएगा, सामान्यतः क्या होता है, आरएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता है, केवल किसका होता है, डीएनए का होता है। प्रश्न संख्या है 7। 7 है, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोगों के दौरान हर्शे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। चलिए उत्तर जानते हैं। हर्शे व चेज ने प्रोटीन व डीएनए के बीच रासायनिक अंतर को इस समस्या के समाधान का आधार बताया। किस आधार पर बताया जी, रासायनिक अंतर के आधार पर। प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है जबकि फास्फोरस अनुपस्थित रहता है। वैसे ही डीएनए फास्फोरस अवश्य पाया जाता है लेकिन सल्फर
का अभाव होता है। उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर S35 और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी P32 से युक्त दो माध्यमों में दो प्रकार के जीवाणुओं को विकसित किए। ठीक है, पहला, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में विकसित किए गए जीवाणुओं में कि प्रोटीन खोल में रेडियो एक्टिव एमिनो अम्ल होते हैं लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं होता। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले माध्यम में विकसित जीवाणु भोजी के प्रोटीन खोल में रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिलते हैं लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए होता है क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है। दोनों प्रकार के रेडियो एक्टिव जीवाणु भोजी अर्थात S32 और P32 से पुनः समान ई कोलाई बैक्टीरिया कोशिकाओं को संक्रमित किया जाता है। कुछ समय पश्चात ब्लेंडर ने इस निलंबन को मथकर इसके प्रोटीन खोल यानी आवरण को पृथक किया। परीक्षण करने पर पता चला कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस माध्यम में वृद्धि करने वाले जीवाणु भोजी में अपना 85% रेडियो एक्टिव फास्फोरस जीवाणु कोशिकाओं को परागत कर दिया है, किंतु रेडियो एक्टिव सल्फर माध्यम से वृद्धि करने वाले जीवाणु भोजी रेडियो एक्टिव सल्फर जीवाणु की कोशिकाओं को पारगत नहीं कर पाए। इससे स्पष्ट होता है कि जीवाणु भोजी डीएनए से जीवाणु कोशिकाओं में रेडियो एक्टिव फास्फोरस पहुंचा। अतः प्रयोग से स्पष्ट है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि जो अनुवांशिक पदार्थ होगा वही तो जीवाणु भोजी से निकल करके संक्रमित बैक्टीरिया के शरीर में जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बैक्टीरियोफाज का मतलब जीवाणु भोजी ही होता है। इसमें देखिए रेडियो एक्टिव S35 है, ठीक है, जो प्रोटीन में है, और ये रेडियो एक्टिव P32 है जो डीएनए में है। इन दोनों को संक्रमित कराया गया। तो संक्रमित कराने के बाद देखा गया, ऐसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आके इसको संक्रमित कर रहा है। संक्रमित करने के बाद इसका इसमें जेनेटिक मटेरियल गया। जेनेटिक मटेरियल जाने के बाद देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव S35 नॉट डिटेक्टेड इन सेल, यानी रेडियो एक्टिव के शरीर जो जीवाणु कोशिका थे उनके शरीर में S35 नहीं था, जबकि रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सुपरनेंट, यानी इसमें क्या होगा कि उनके जीवाणुओं के शरीर पे नहीं पाया गया, जबकि बल्कि क्या हुआ प्रोटीन के ऊपर सतह पर पाया गया। जबकि दूसरी तरफ इधर देखिएगा तो इसमें जो अंदर फास्फोरस था उससे इन्फेक्ट कराया गया, बैक्टीरिया को संक्रमित कराया गया, तो उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल गया। और बाद में जब सेंट्रीफ्यूगन किया गया, माने अपकेंद्रण विधि द्वारा दिखाया गया, जिसे मथ कर कहते हैं, मथ कर देखा गया, तो उनके रेडियो एक्टिव जो P32 है उनके सेल में पाया गया, कोशिकाओं में पाया गया। ठीक है, और ये लिखा है नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेंट, यानी ऊपर प्रोटीन के आवरण में क्या था, फास्फोरस नहीं था। कहाँ पे था, उनके जेनेटिक मटेरियल में था, अंदर था। इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। अब है प्रश्न संख्या 8। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इसी वीडियो सीरीज के अगले पार्ट में। अगर आप भी इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।